Hello. Good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Dr. Anjana. Good afternoon. गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी. So good to see you here. थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि यू आर एचओडी ऑफ दिस डिपार्टमेंट एंड पुराने लोग हैं, अब यहाँ तक तो पहुँच गए. जी नहीं, वो तो दैट्स वेरी गुड. और डॉक्टर साहब बताते हैं कि यू आर वेरी गुड टीचर एंड वेरी गुड. I keep on believing this. I keep on believing this. So Rekha, मेरा ख्याल है we are already ना, we are already have 100 participants over here, isn't it? हम Okay, शुरू ma'am. कर लेना. प्रिंसिपल सर आएंगे मैम? प्रिंसिपल सर आएंगे? हाँ, he will join later on. हम शुरू कर Okay. लेते हैं. कह रहे थे मैं ज्वाइन कर लूंगा आप. ठीक है मैम. Well, I take it as my pleasure to introduce Dr. Anjana Garg to all of you. Her formal introduction is very much there on the record. She has been former head of public administration department and quite a well-known name in MD University. The side which I want to introduce to you is that she is a very good short story writer. I have been following her on Facebook. She really writes about the contemporary issues and moreover about women psychology. Sometimes her stories, they are very small, very short. I finished them, reading them in 2 minutes or 3 minutes, but they keep on lingering in my mind throughout the day. Even in the evening, sometimes I keep on thinking that, well, what a story. Well, Dr. Anjana Garg, I must congratulate to you for that deep understanding of human mind. And moreover, she keeps on getting continuous awards and sammans, which I keep on finding on that Facebook. And she recently, her birthday has also passed over. So belated happy birthday, madam. Nice seeing you here. आपसे आपको यहाँ देख के हमें ये लग ही नहीं रहा कि आप हमारे पास आप पहली बार ऐसे ज्वाइन कर रही हैं. मुझे लगता है मैं आपको बहुत पहले से, हम आपको सब बहुत पहले से जानते हैं. आपका लिखना, आपका बोलना, आप जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं इन सोशल इश्यूज, दैट इज सो नाइस. So it would be a pleasure to listen to you, doctor. So I hand over the mic to you, and you might start with this. I'm start. May I start? Yeah, we can. थैंक यू सो मच मैडम. बहुत आपने उत्साहजनक शब्द मेरे लिए कहे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बात करने के लिए आज आपने मुझे बुलाया. सबसे पहले मैं प्रिंसिपल साहब डॉक्टर अजय कुमार गर्ग जी का धन्यवाद करती हूँ. एचओडी डॉक्टर मधु शर्मा जी, प्रोफेसर रेखा शर्मा जी और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया. मैं सब सुनने वालों का, अपने जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं, फैकल्टी मेंबर्स अदर एंड ऑल अदर डेलीगेट्स एंड ऑल गेस्ट्स जो इस सेमिनार में आए हैं, तो उन सबका भी धन्यवाद भी करती हूँ और वेलकम भी करती हूँ कि हम जुड़े हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और बात कर रहे हैं हम विमेन एम्पावरमेंट की. जैसा कि ये विषय है विमेन एम्पावरमेंट, मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, बधाई दूंगी इंग्लिश डिपार्टमेंट को कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पे बात की, विमेन एम्पावरमेंट, जो समाज में सभी के साथ जुड़ा हुआ है. वो की शैली, वर्ड्सवर्थ और जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स में विमेन कैरेक्टर्स और उसके ऊपर बात करवा सकते थे. और अक्सर मैंने देखे कि इंग्लिश डिपार्टमेंट इस तरह के रोल जो होते हैं विमेन के नॉवेल्स में या पोइट्री में, उसमें बात करते हैं. लेकिन इन्होंने एक जनरल टॉपिक लिया जिसकी आज बहुत ज़रूरत है और पेंडेमिक में तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है. कोरोना में जो इम्पैक्ट पड़ा है विमेंस के ऊपर इस चीज़ का, इसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है और जर्नल बात करने की भी बहुत ज़रूरत है. क्योंकि राइट टू इक्वलिटी मिले हुए तो बहुत साल हो गए, लेकिन हम जानते हैं
कि वास्तव में वो कितना लागू हुआ और कितना लागू नहीं हुआ है, ये हम सबको पता है। और यही महिला सशक्तिकरण की जब हमने बात करनी है तो बेसिकली हमने बात करनी है महिला संवेदनकरण का, मतलब सेंसिटाइजेशन का। और नॉट ओनली विमेन सेंसिटाइजेशन की बात करनी है, बेसिकली विमेन के साथ विमेन तो सेंसिटाइज है या हो भी जाएगी, या उसको हम समझा भी देंगे, लेकिन जब तक मेल सेंसिटाइज नहीं होगी तब तक विमेन एम्पावरमेंट इज नॉट पॉसिबल। ये तो इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है या इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि मेल्स के सेंसिटाइज हुए बिना कि विमेन एक वस्तु नहीं है, भोग्य नहीं है, वह एक सिर्फ घर में काम करने वाली आपकी जिसको जस्ट लाइक बहुत बार हम मेड सर्वेंट की तरह समझते हैं लोग कि हाँ पूरी जिम्मेवारी उसकी है, वो नहीं है। वो एक बराबर की पार्टनर है, वो एक बराबर का घर में योगदान, और नॉट ओनली वाइफ, तो चाहे बहन है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बेटी है, उसको आप जब तक एक ह्यूमन बीइंग नहीं समझेंगे। मैं तो इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि विमेन डे और ये सब मनाने का तभी फायदा है अगर हम इन चीज़ों को समझे। एक दिन विमेन डे मनाने से तो विमेन एम्पावरमेंट नहीं हो जाएगा ना। और अगर हम घर में भी सुख शांति और अच्छा जीवन चाहते हैं तो दैट इज मस्ट कि हम विमेन एम्पावरमेंट की बात अपने घर में सहनशीलता से करें। तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी ये सेमिनार होते हैं दैट इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, ये सबके लिए होते हैं। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर गांव में अपने पेरेंट्स को, और उनको मैं एक ही चीज़ समझाती हूँ, अपनी दादी को भी सुनाओ, मम्मी को भी सुनाओ, अपने घर के पुरुषों को भी सुनाओ। आप इस बहाने अपने माँ बाप से बात भी करोगे, इंटरेक्शन भी होगा, और अगर दो शब्द भी काम के उनको मिल जाते हैं तो इन सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करने का हमें फ़ायदा होगा। इतनी मेहनत मैडम मधु ने की, प्रिंसिपल साहब ने की, मैडम रेखा ने और बाकी सब लोग, हम तभी इसको फ्रूटफुल समझेंगे जब ये ग्रास रूट लेवल तक पहुंचेगा और हम उनसे बात कर पाएंगे। और बहुत खुशी होगी जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो अगर साथ में अपनी सिस्टर, अपनी मदर और दूसरे लोगों को भी बिठाएं और उनके भी प्रश्न अगर हमारे पास आए तो ये हमारे लिए बड़े हर्ष की विषय होगा। बहुत ज़्यादा मैं डेफिनेशंस और उनमें नहीं जाऊंगी क्योंकि हम सबको ये चीज़ पता है कि वेमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है। लेकिन फिर भी जब हम एम्पावरमेंट की, क्योंकि दो शब्द इसमें आए हैं, वेमेन एंड एम्पावरमेंट। वेमेन तो आपको पता है कि जेंडर एक है, वैसे अब थर्ड जेंडर की बात भी होती है, मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर। लेकिन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि पावर एंड अथॉरिटी व्हेन वी गिव टू समवन, हम जब किसी को कोई शक्ति या अथॉरिटी सत्ता देते हैं तो ये एम्पावरमेंट है। और इसी तरह से विमेन साथ में लगा दिए तो विमेन एम्पावरमेंट क्या है कि पावर इन द हैंड्स ऑफ विमेन। जब औरत को कोई भी फैसला, कोई शक्ति देने का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको किसी को मारने की शक्ति देनी है, वो तो उसकी नेचर में नहीं है। जब हम उसको कोई फैसला करने की शक्ति देते हैं, जब हम उसको पूछते हैं कि इसमें ये कैसे करें, जब हम उसको किसी भी चीज़ का अधिकार देते हैं, उन्हीं की मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि बहुत छोटी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे सामाजिक क्षेत्र में अगर हम देखते हैं कि हम बहुत सारे क्षेत्रों में सशक्तिकरण की बात है, अगर महिला के सामाजिक क्षेत्र की हम बात करते हैं, उसको सिर्फ अगर हमने पढ़ने का अधिकार दिया है, ये भी सशक्तिकरण है। उसको अपनी मर्जी से, मर्जी मतलब पेरेंट्स ने कोई लड़का देखा बस उससे पूछ लें कि क्या तुम्हें ये पसंद है, ये भी उसको आप एक अधिकार दे रहे हो। उसको संतान उत्पत्ति की शक्ति दे रहे हो कि हाँ तुम्हें अगर फीमेल चाइल्ड तुम्हारे गर्भ में है तुम उसको पैदा कर सकती हो, ये अधिकार अगर हम उसको दे देते हैं तो ये सामाजिक अधिकार मिलने से ही उसको क्या हो जाएगा, वो सशक्त हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक आधार पर भी हम देख सकते हैं कि जब वो अपनी मर्जी का कोई काम चुन सके। अब उसका जी कर रहा था कि मैं ब्यूटिशियन बहुत अच्छी हूँ और मैं ये कोर्स करके और काम करूँ, घर के लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बड़ा छोटा काम है, ये नहीं करना। या वो कोई जिम खोलना चाहती है, या ऐसे बहुत सारे काम, वो डांस एकेडमी खोलना चाहती है, वो सिंगिंग एकेडमी खोलना चाहती है, लेकिन दैट इज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब क्या है कि उसको तो डिसीजन मेकिंग नहीं है ना, उसको वही काम करना है जो घर वाले चाहते हैं, जो भाई ने फैसला कर दिया, जो पिता ने फैसला कर दिया, बस वही। कल को हमें तुम्हारी शादी करनी है, ये अच्छा नहीं लगता, ये समाज में इससे हमारी रेपुटेशन खराब होगी। यानी सारी जिंदगी उसने अपने सपने को घोट कर और जीना कैसे है, घर के पुरुषों के अनुसार। तो इसके अलावा हम लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र देखते हैं तो वो तो बहुत विस्तृत है। बहुत लोग कहते हैं कि महिलाएं राजनीति में बहुत आगे, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैं तो अभी बहुत सारी जगह देखती हूँ तो उसको तो वोट का अधिकार भी नहीं है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जब लागू किया गया, बहुत भाग्यशाली है भारत की औरत कि
कि उसको उसी दिन वोट का अधिकार मिल गया। लेकिन मैं बहुत बार ये कहती हूँ, और हम देखते हैं, हम अपने अपने घरों में भी झांक सकते हैं कि जहाँ पुरुष वोट डालता है वहीं महिला डालता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन छोटी सी बात आपको बताती हूँ, हमारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी की जो वोट्स होती है उसमें भी अगर हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी में, तो ऑलरेडी लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हस्बैंड जिस तरफ है वाइफ की वोट तो वही है, इस घर में तो 2 वोट है, यानी उसके वोट के ऊपर भी अधिकार कहीं पुरुष का है। अगर भाई है तो भाई, फादर है तो फादर। तो राइट टू वोट में भी नहीं है। आगे इलेक्शन लड़ना और ये सब चीजें तो मैं थोड़ी और आगे हम डिस्कस करेंगे। ये स्थिति है। तो जो सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहती थी कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि हम उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर ये छोटी छोटी चीजें भी दे देंगे तो वो एम्पावर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तो बेसिक पे ही हम बैठे हुए हैं, वहीं अटके हुए हैं। उससे आगे चलेंगे तो कहीं जाके, और बात फिर हम आगे करेंगे कि अगर विमेन एम्पावरमेंट हो जाती है या हम ये अधिकार दे देते हैं तो क्या फायदे होंगे और क्या समाज को किस लिए जरूरत है। यानी इससे पुरुष को भी बहुत फायदा होने वाला है, पूरे समाज को फायदा होने वाला है, पूरी सोसाइटी को इससे फायदा होगा। तो अब बात फिर लोग ये पूछते हैं अक्सर कि है आखिर आखिर क्या मैडम, या अक्सर पूछते हैं कि एम्पावरमेंट की में दिक्कत क्या है। तो मैं छोटी छोटी चीजें यहाँ आपसे डिस्कस करूंगी कि सोशल अड़चने कौन कौन, सामाजिक अड़चने कौन कौन सी है जो आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण जो है वो लड़की जो है एम्पावर नहीं हो पाती और अपनी व्यक्तित्व का विकास है। आपको किसी चीज के लिए रोक दिया जाए, आपको कह दिया जाए कि इसके बाहर आपको नहीं निकलना, तो क्या आपका विकास होगा, क्या आप आगे बढ़ पाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही जो अभी मैंने बात की कि अपनी मर्जी से एजुकेशन नहीं ले सकती। घर के लोग डिसाइड करेंगे कि वो कॉमर्स पढ़ेगी, वो आर्ट्स पढ़ेगी या वो साइंस पढ़ेगी। मैंने तो एक सर्वे भी किया था मेरे स्टूडेंट्स के साथ मिलके गांव में, तो वहां पर वो लोग कहते थे कि साइंस तो लड़कों के लिए है, कॉमर्स लड़के पढ़ेंगे, इसको तो पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, पंजाबी ये कुछ भी पढ़ लेगी, लेकिन नो नो। और फिर दूसरा क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में उनको नहीं लगाना है क्योंकि वहां पर फीस ज्यादा, वहां लड़का जाएगा। लड़की जो है वो हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ेगी। और इसके अलावा क्या है, एजुकेशन एक बात होगी। फिर मैरिज में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं और भी गांव में जाती हूँ, सर्वे करती हूँ, तो बहुत बार लड़की को तो यही नहीं पूछा जाता कि लड़का करता क्या है, और कोई जमीन देखी या कुछ और देखा और उसकी शादी कर दी। उसको तो शादी के बाद पता लगता है कि क्या है रियलिटी। यानी शादी भी उसकी मर्जी की नहीं, जो जिसके साथ जिंदगी के 50 या 60 साल उसने गुजारने हैं। एम्प्लॉयमेंट में आपको पहले बता चुकी हूँ कि उसको अपनी मर्जी से नहीं, उसको संतान अपनी मर्जी से नहीं, अबॉर्शन कराना ही पड़ेगा अगर ये पता इसमें लड़की है। तो यहाँ तक ये है कि वो नहीं कराना चाहती, उसके बावजूद भी क्या है, मजबूरी क्या है कि नहीं, हमें तो लड़का ही चाहिए और इसलिए अबॉर्शन होगा। ये छोटी बातें जो मैं के अधिकारों की बात की है, रेखा की आवाज आ रही है साफ? हेलो, एक्सक्यूज। यस यस, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? यस मैम, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ, नो 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 मैम, यू आर नॉट ऑडिबल मैम। मैं आप लोगों को सुन पा रही हूँ, तो एक बार आप मेरे सिस्टम को आप चेक करेंगे मैडम? यस, नाउ नाउ ऑडिबल मैम। ओके। तो हम सोशल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, शायद इसी पे बात कर रही थी। तो इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली अड़चन तो क्या है कि कन्या भ्रूण हत्या है। अब जो कन्या भ्रूण हत्या, लोगों को लगता है नहीं नहीं मैडम अब तो बेटियों को बहुत कुछ है, क्योंकि हमारा दायरा जितना सीमित होता है। अगर हम पढ़े लिखे लोगों में और एक पॉश सी कॉलोनी में रहते हैं तो हमें लगता है नहीं इनकी लड़कियां तो बहुत इनको फ्रीडम मिली, ये सब कुछ है। लेकिन हमने तो पूरे समाज को देखना है ना। 70% आबादी तो गाँव में पड़ी है, और उसके बाद भी ट्राइबल एरिया से देखो जहाँ पर शायद बहुत सारे हमारे बच्चे यहाँ हम लोग नहीं गए होते, वहाँ की स्थिति को देखना है कि। और इसके अलावा पोस्ट एरिया में ज्यादा अबॉर्शन होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा भी है और उनके पास टेस्ट कराने के लिए सारे साधन भी है। तो इस तरह से होता क्या है, और जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 5 लाख लड़कियां हिंदुस्तान में हर बार हर साल मार दी जाती है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि 943 अभी हमारा जो चल रहा है पूरे इंडिया का, और हरियाणा की स्थिति तो सबको पता है कि जो स्टेट्स में सबसे नीचे बैठे हुए हैं हम।
तो जहां पर 150 लड़कों को दुल्हन बाहर से खरीद के लानी पड़ती हो, वहां के हालात का जायजा हम ज्यादा अच्छी तरह ले सकते हैं। और सबसे बड़े दुख की बात मेरे लिए ये है कि ये मैन मेड डिजास्टर है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। कोई ये नहीं कि बाढ़ आ गई या वो आ गया उससे हुआ है, ये मैन मेड डिजास्टर है। इंसान सोच समझकर ये काम करता है और अपनी मर्जी से उस लड़की को पेट में ही मरवा देता है। उसके बाद मैं बात करूंगी कि अगर वो जन्म ले भी लेती है, अगर वो माँ की कोख के बाद बाहर भी आ जाती है, तो फिर उसके साथ क्या होता है? दूसरी उसकी प्रॉब्लम आती है छेड़छाड़, पीछा करना। जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई और स्कूल जाना शुरू हुआ तो छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, उसका लड़के पीछा करते हैं। तो कई लोग कहते हैं मैडम ये कोई इतनी, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो अभी तो पीसीआर स्कूलों और कॉलेजों के बाहर खड़ी करनी पड़ती है, बार बार प्रिंसिपल्स को फोन करने पड़ते हैं, उनकी लड़कियों को तंग किया जाता है, कई बार कॉलेज या स्कूल के अंदर तक घुस आते हैं। अभी एक पलवल या वहां का हमने केस देखा था कि लड़की को गोली ही मार दी क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। तो यहाँ तक हालात खराब है, तो बताइए। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं गांव में, मैंने देखा है एक केस में तो ऐसा हुआ था कि मैंने उसके फादर को तो मना लिया कि आप इसको यूनिवर्सिटी भेजो, शी वाज अ टॉपर, लेकिन माँ को मैं नहीं मना पाई। वहां मैं अपने आप को बड़ा फेलियर महसूस करती हूँ। उसने कहा जी मैडम अगर कुछ हो गया, दबंग लड़के हैं तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, इसकी शादी कैसे होगी, हम तो इसकी शादी कर देते हैं, बाद में वो पढ़ाई जाना। इतनी लड़कियों की, इतना टैलेंट हिंदुस्तान का इसलिए खराब हो जाता है कि उनको ऐसे सर्कमस्टांसिस को फेस करना पड़ता है। और यहाँ तक भी आपने खबरें पढ़ी होंगी कि कई बार लड़कियों को सुसाइड तक करना पड़ जाता है, ऐसे हालात लड़के पैदा कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रेप और यौन उत्पीड़न। इसके ऊपर तो बात करते ही कई बार मन इतना खराब हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम किस सभ्य समाज में रहते हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगी कि रेप और ये जो है ना, ये एनिमल्स में नहीं है, ओनली ह्यूमन भी, सिर्फ मानव जाति में है, पशुओं में भी नहीं है। इसका मतलब हम तो उनसे भी गए बीते हैं। और औरत के जिसके साथ रेप होता है, सोचो सारी जिंदगी उसकी नींद चली गई। मैंने निर्भय के मम्मी पापा दोनों का इंटरव्यू किया था, और शायद कोई उनको मिल ले और आशा देवी जी की से बात कर ले तो आपके आंसू लगातार नहीं रुकेंगे और आप जान नहीं सकते। वो लड़की तो जो गई सो गई, अगर कोई जिंदा होती है तो वैसे जीने से ही चली जाती है। उनके फैमिली मेंबर जितने, सबकी लाइफ डिस्ट्रॉय, सबकी लाइफ। वो कहती मैडम न्याय मिलना कितना मुश्किल है, और शुक्र करो चल उस केस में तो कुछ हुआ, लेकिन हजारों हजारों केसों में कुछ नहीं होता और लड़की की जिंदगी जो है वो दुश्वार हो जाती है। और माँ बाप इस डर में उसको कहते हैं कि चुपचाप बैठी रहो, बस कहीं शादी कर देंगे या कुछ भी करो लेकिन बदला ले। और बार बार वो इंसान अगर आपकी नजरों के सामने आता है, और बहुत सारे केसेस में तो आप लोग देखते हैं कि परिवार के ही आसपास के सदस्य होते हैं। तो ये रुकावटें हैं मेरी बेटियों के महिला सशक्तिकरण में, जिसको ये सब सहना है। और फिर उसके बाद में ये भी बात करती हूँ कि प्रॉब्लम लड़की की क्या है। जब लड़के मुझे कहते हैं मैडम क्या खास बात है, ये पढ़ते हैं हम भी, इनको तो 12 घंटे ही मिलते हैं ना, इनको अंधेरा होने से पहले घर वापस आना है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। जैसे ही 6 बजते हैं, 6:30 बजते हैं, माँ का फोन खड़कना शुरू हो जाता है, और फोन नहीं है तो माँ घर में चक्कर काट रही होती है कि लड़की अभी तक वापस क्यों नहीं है, और उसको बार बार ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वही दिखाओ सीखो, लेकिन आपने क्या करना है, शाम होने से पहले घर वापस आना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं उसको जो भी करना है वो 12 घंटों में करना है। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर किसी कारण से वो अंधेरे में बाहर निकलती है तो लड़के सोचते हैं शायद ये हमारे लिए बाहर आई है। जैसा निर्भया कांड में मुकेश ने कहा था कि 8 बजे की जो लड़की बाहर है तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है। लड़कियों को रात को इस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कों को निकलना चाहिए। लड़कों को क्या पूरी ये आजादी मिली हुई है कि तुम रात को बाहर निकलो और जो भी तुम्हें लड़की दिखे उसको अपनी हवस का शिकार बना लो। तो ये अच्छा, फिर बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मैडम पूरे पूरे मोहल्ले में कई बार कुछ भी नहीं होता, हमने तो आसपास कोई ऐसा केस नहीं देखा, ऐसा तो नहीं है। तो मैं ये उनको बताती हूँ अक्सर कि जब एक खबर हम अखबार में पढ़ते हैं ना ऐसी या टीवी पे, हजारों हजार माँ बाप अपनी लड़कियों पे बंधन लगा देते हैं और बाहर भेजते हुए डरते हैं। ये रेप ही तो है ना, जो ताउम्र माँ को, फिर बेटी को, फिर आगे उसको डराता रहता है कि तुम्हें अंधेरे में बाहर नहीं जाना, तुझे अकेले बाहर नहीं जाना, तुझे चारों तरफ देखना है, तुम्हें अपनी सिक्योरिटी देखनी है। क्यों? जब तुम डर के कोई काम करोगे तो क्या आपका व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होगा?
क्या आप अपने आप को सशक्त महसूस करोगी? तो ये है मेरी बेटियों की प्रॉब्लम। उसके बाद में अपहरण होते हैं। आप कहोगे मैडम अपहरण लड़कों के भी होते हैं, लेकिन 3 में से 2 लड़कियां होती हैं। और दूसरी बात क्या होती है, ये भी आपको पता है, वो लड़कियों को कहाँ बिठाया जाता है? वैश्यालय। बहुत सारे लड़कियों को ले जाया जाता है, फिर उनसे धंधा कराया जाता है। लड़कों की स्मगलिंग दूसरे पर्पज से होती है, बॉर्डर्स पे उनको बारूद के उसमें या ऊँटों पे सऊदी अरब में, और उसमें वो होता है, वो दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन लड़कियों के लिए कहाँ के दरवाजे खुल जाते हैं, और माँ बाप कितना डरते हैं। छोटी सी लड़की होगी, अगर बाहर खेल रही तो माँ गेट पे ही खड़ी रहेगी जब तक खेलती रहेगी। भी नहीं मैडम, अब तो टाइम बहुत खराब है, अकेले को खेलने भेजा नहीं जा सकता। क्या दिन ब दिन हालात और खराब नहीं हुए? मैडम मधु मेरी बात से सहमत होंगी, जब हम छोटे थे तो आराम से खेल लेते थे, लेकिन अब की बच्चियां आराम से बाहर नहीं खेल सकती। 4 साल की लड़की को भी बाहर खेलते हुए डर लगता है माँ को कि ये सेफ एंड साउंड रहे और मैं इसको अपनी निगरानी में रखूं। तो ये हालात है मेरे देश के। उसके बाद बहुत सारी पीड़ित लड़कियों को देखा कि जब भी आवाज ना आए तो आपने मुझे भेज देना। हाँ हाँ जी, हाँ अब डिस्टर्बेंस है। आइए ऐसे डिस्टर्बेंस है। बात एक चले आगे चले मैडम। हाँ अब ठीक है, अब आपकी आवाज आ रही है। जी मैडम, यहाँ से तो सब ठीक है। आई डोंट नो कि तो आगे हम बात करते हैं। बहुत सारी घटनाएं आप देखते, अभी दीपिका पादुकोण की एक फिल्म भी आई थी, तेजाब फेंकना। मतलब कितना आसान कर रखा है कि जरा सा तूने उसको ऑफर किया और लड़की ने कहा कि नहीं आई एम सॉरी, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मतलब उसके पुरुष तब को चैलेंज हो गया और उसने उसका चेहरा ही बिगाड़ दिया। और फिर मैं कुछ ऐसे लोगों को मिली हूँ जिनके साथ ये घटना घटी है। 70 ऑपरेशन होते हैं, पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो जाता है, या तो हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं या कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटते हैं। और उसके बाद उस लड़की को और उसके पेरेंट्स को लगातार धमकियां मिलती हैं कि तुम रिकॉग्नाइज, तुम पहचानोगे नहीं, तुम बताओगे नहीं कौन था, तुम्हें यही कहना पड़ेगा कि हमने देखा ही नहीं। ये हालत है मेरी बेटियों की कि सड़क पे चलते हुए वो अपने आप को इतनी डरती है। और ये रोहतक में भी और हर शहर में ये केस हो चुके हैं। तो जहां ये होगा वहां सशक्तिकरण भाई मीलों दूर है। उसके बाद ऑनर किलिंग, सब लोगों ने सुना होगा और पढ़ते होंगे आप रोज की ऑनर किलिंग। हमारा हरियाणा तो इसके लिए बहुत बदनाम है। जब मैं यूएस गई पहली बार, मेरे को पूछा उन्होंने कि आप कहाँ से, तो मैंने कहा जी मैं हरियाणा से हूँ। कहता अच्छा जी, वो हरियाणा जहाँ पर ऑनर किलिंग बहुत होती है। तो बड़ी शर्म आती है कि हमारा तो ब्लैक चैप्टर्स है यहाँ पर। फिर दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ऑनर किलिंग करने में 5-6 लोग बड़े मुखिया होते हैं। मामा होगा, चाचा होगा, फादर होगा, भाई होगा, कजन ब्रदर होगा। तो ये कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जो परमानेंट इन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। दूसरी बात, इसमें जो मारने वाले लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके खुद के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होती हैं, जो बहुत हद तक खुद लड़कियों का पीछा करते होते हैं, जिन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं। और वही लोग इसमें, जो पढ़ा लिखा लड़का होता है, सभ्य होता है, जो इन चीज़ों को वो तो कभी आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ऑनर किलिंग का बड़ी रुकावट और महिलाओं के रास्ते में आती है, उनको सशक्त होने से रोकती है। जितने भी लोग वो जेल में जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें छुपी तो रहती नहीं। और दूसरी बात मैं उनको कहती हूँ कि जिस ऑनर के लिए तुम लोगों ने मारा था अपनी बेटी को, ऑनर तो चला गया, नाक तो उसी दिन कट गई जिस दिन तुम्हें पकड़ा गया और तुम जेल में चले गए, लेकिन फिर भी नहीं समझते। और 5-6 फैमिलीज की जो औरतें होती हैं वो सारी की सारी बर्बाद हो जाती है। सोर्स ऑफ इनकम चला जाता है, जमीन मुकदमे में लग जाती है, और कोई सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो खत्म हो जाता है। और उनके बच्चों को हमेशा के लिए ये सुनना पड़ता है कि इसका फादर जो है वो तो जेल में है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बिना कारण की सजा मिलती है। और उनके रास्ते में ये जो रुकावटें आती हैं, वहां भी महिलाओं के सशक्तिकरण का, और उनकी बेटियां कभी भी उभर कर काम नहीं कर पाती। उनको ये शर्म होती है कि मेरे फादर ने या मेरे भाई ने या उसने ये घिनौना काम किया था। इसके अलावा जो छोटी समस्याएं हैं उनकी तो मैं बात ही क्या करूं।
एक समस्या छोटी नहीं, मैं उसको कभी मोल की शब्द आपने सुना होगा, हरियाणा में तो बहुत पॉपुलर है, खरीद के लाना दुल्हन को, फिर उसकी जो हालत होती है। और जब मैंने पहली बार ये मोल की शब्द सुना, मैंने सोचा किसी इंग्लिश नॉवल का करेक्टर है, क्योंकि ट्रिब्यून में आया था, बहुत बड़ा एक आर्टिकल था इसके ऊपर, और मैं उसको पढ़े रहा और मैं सोचूं मोल की शब्द को किस करेक्टर को। फिर पूरा पढ़ा तो उसके बाद थोड़ा रियलाइज हुआ कि रिवाड़ी और इस साइड में बहुत सारी लड़कियां खरीद के लाई जाती है, और अब तो पूरे हरियाणा में, क्योंकि अपनी बेटी को तो मारना है पेट में और बाहर से खरीद के लाना, फिर उसको आगे बेचना है, फिर उसको दुर्व्यवहार करना है, उसको बराबर के अधिकार नहीं देने हैं, उससे घर के सारे काम कराने हैं। ये हालत है मेरे देश में बेटियों की। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये तो एक अब हमने बात की है, एक जो हमेशा असुरक्षा की भावना उसके मन में घर करके रहती है। कभी आपको अकेले रहना पड़ गया होगा घर में, आप सच बताना, लड़का तो लापरवाह हो गया, हो सकता है कहीं मोबाइल पे खेल रहा हो या लैपटॉप पे, लेकिन लड़कियां कुंडियां ही बंद करती रहती हैं। मैं सोचती हूँ कई बार कि क्या मेरी बेटियां सारी उम्र दरवाजे बंद करती रह जाएंगी? हमेशा एक इनसिक्योरिटी, जरा सा कहीं खड़का कुछ होगा तो वो भाग के जाएगी, उसको देखेगी और फोन को हाथ में रखेगी। एक काम हम बाद में करेंगे, सुरक्षा पहले हमारे मन में रहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, कहीं कोई घर में ना घुस जाए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो ये असुरक्षा की भावना जब निकलेगी, जब इनसिक्योरिटी उसके दिमाग से निकलेगी, तभी वो आगे तरक्की, इसके बावजूद तरक्की कर रही है। बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा उसको मौका तो देके देखो वो कहाँ पहुँचती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी बहुत सारी बेटियों को ये मौके नहीं दिए जाते और उनको रोक लिया जाता है। बाकी दहेज एक बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं नहीं नहीं मैडम अब तो दहेज बहुत कम हो गया। आप सब अपने अपने मन में झांक के देखो, जैसे ही लड़का IAS बना, IPS बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर, उसके रेट तय हो जाते, इतने में वो लड़के की, जी इससे कम अगर आपके हाथ में है तो लड़का देखो, देखने ही मत जाओ। क्या एक आम फादर ये सोच सकते हैं लड़की कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी सुंदर हो, लेकिन मैं IAS को शादी कर दूंगा, मैं डॉक्टर ढूंढ लूंगा? और उन बच्चियों को भी पता होता है मैं कितनी भी लायक हूँ, लेकिन मेरे बाप के पास साधन नहीं। हमने एक रिसर्च की, उसमें ये पाया कि हरियाणा के लोगों ने कहा हम अबॉर्शन इसलिए कराते हैं, हम बेटी इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम दहेज की बड़ी समस्या है। दिल्ली के लोगों, जो हम पढ़े लिखे हैं, जहाँ लोग मेरे को कहते हैं मैडम वहाँ तो दहेज खत्म हो गया, वहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ दिक्कत ये है सिक्योरिटी की। उन्होंने पढ़े लिखे पॉश एरिया के पेरेंट्स ने ये हमें कहा कि मैडम सुरक्षा एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हम बेटी नहीं चाहते। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते, हाईली क्वालिफाइड मदर्स, हाईली क्वालिफाइड फादर्स, उन्होंने भी ये कहा कि बेटियों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर द गर्ल्स। तो ये हालत है इस देश में। उसके बाद मैं बात करूंगी कि ग्रेटर बर्डन, मतलब ये तो इसको तो हम, मेरी बहनें या मेरी बच्चियां मानती नहीं बर्डन, डोमेस्टिक काम। अब खासकर कोरोना में आप देखिए बहुत सारे चुटकुले तो बहुत आते हैं कि जी पति सब्जी काट रहा है, काम कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन एक्चुअली मन में झांक के देखो कि औरत के ऊपर कितना बर्डन आया है। और उसके बावजूद जो घर के बुजुर्ग हैं उनको लुक आफ्टर करना, वो भी उसी की जिम्मेवारी होगी। मेड सर्वेंट सारी बाहर चलेगी जो वर्किंग वीमेन थी, और साथ में उसको लैपटॉप भी खोले रखना है, उसको लेक्चर भी देना है, उसको क्लास में डिलीवरी भी देनी है, यहाँ भी और बाकी सब फ्रंट्स पे भी उसको लड़ाई कर लड़नी है। तो ये जो बर्डन है, और मैं तो हमेशा उनको कहती हूँ अनपेड केयर, अनपेड केयर करती हैं वो, और अनइक्वल शेयर इन द डोमेस्टिक वर्क। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में तो उसका अनइक्वल है ही है, और ऊपर से क्या सबसे बड़ी बात है, विद इमोशनली डिटैच्ड हस्बैंड। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम क्या सारे हस्बैंड गंदे होते हैं, क्या सारे हस्बैंड काम नहीं करते? लेकिन परसेंटेज जान लो, और दूसरी बात ये जान लो काम तो कर देंगे, और कितना हम औरत ऑब्लाइज फील करती है या प्लीज ये करना, लेकिन जिस अधिकार से औरत काम करती है क्या पुरुष उतनी निष्ठा से काम करते? जब उसका मन होगा, जब वो पिक्चर देख रहा है, जब वो टीवी देख रहा है या कुछ और कर रहा है, तब नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि 12 बजे 1 बजे खाना बन रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो वो यहाँ बर्डन लेके चलती है ना सिर में, वो नहीं होता डोमेस्टिक वर्क का, या मदर इन लॉ को या फादर इन लॉ को टाइम पे ये देना, ये बर्डन लेके, और साथ में वो नौकरी की ड्यूटीज को भी फुलफिल करती है, वो उसकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट बन रही है। मैं ये भी नहीं कह रही कि हाँ बिल्कुल फ्री छोड़ दो, लेकिन काम तो बांट लो। कभी तो उसको ये कहो भी ये 4 घंटे सिर्फ तेरे हैं, तुम इसमें अपने व्यक्तित्व का विकास करो। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपको बहुत सारे लोगों को लगती हैं, लेकिन
कभी इसके ऊपर सोचना जरूर, और सोचेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर हम कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते खोज लेंगे जिससे आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, समाज उसी से स्वर्ग बनेगा, क्योंकि घर सबसे छोटा यूनिट है। अब मैं नहीं कहती कि पूरे समाज का ठेका लो और तुम उसको सुधारो, मैं तो हमेशा ये कहती कि बस घरों को ठीक कर लो, समाज तो अपने आप ठीक हो जाएगा। एक एक घर से ही तो सब कुछ बनता है, बाहर का तो हम बहुत ठेका उठा लेते हैं, लेकिन घर हमारा वहाँ कहीं डिस्टर्ब होता है। मैं अक्सर एक कहानी विमेन डे पे सुनाती होती हूँ, छोटी सी 2 लाइनों में उसको वो करती हूँ कि हस्बैंड आता है, नॉक करता है कि वो वाइफ कहती होगा, कहते 1 घंटा लगा दिए, कब से मैं नॉक कर रहा हूँ। वो फटाफट बेचारी डर के मारे पानी का गिलास लग के रखती है, फिर उसको कहती है कि जी आप चलो मैं खाना लगाती हूँ। कहता नो नो नो, आज मैं विमेन डे था, मैं बहुत सारी औरतों को सम्मानित करके आया हूँ, इतना बड़ा समारोह था, मैं बहुत थक गया, मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं मेरे को, फटाक से दरवाजा बंद करते हैं। तो ये हमारे विमेन डे है कि घर की औरत के लिए तो कोई विमेन डे नहीं है और कोई सेलिब्रेशन नहीं है, बाहर हम बहुत सेलिब्रेशन करते हैं। तो जब तक अपना घर ठीक नहीं करेंगे तो समस्या है। अब गांव में बहुत सारे लोग, आप निकलते होंगे रोड्स के ऊपर, हरियाणा की एग्जांपल ले लो, आपका पानीपत तो फिर जीटी रोड पे, पर मैं तो पानीपत आते हुए देखती थी जब बाईपास नहीं बने थे कि बहुत सारी औरतों की जिंदगी तो बकेट्स के अराउंड ही घूमती रहती है। कितनी औरतें आपको पानी भरती मिलेंगी और कितने पुरुष मिलेंगे, इससे अंदाजा लगा लो। प्रेगनेंसी है फिर भी वो पानी लेके आ रही है, और दिन के 4-5 घंटे लड़कियों के और औरतों के तो इसी में एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ये उसकी पावर का यूटिलाइजेशन अगर किया जाए तो आप सोचिए हमारा समाज कहाँ तक पहुँच सकता है। और अंदर जो एक कुड़न और फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे बार तो उसको, तभी तो मैं सेंसिटाइजेशन की बात कर रही हूँ कि महिला सेंसिटाइज होगी तो उसको ये भी पता लगेगा कि मैं यहाँ पर कैसे समय को बचाकर और कुछ काम बांट कर और अपनी शक्ति का प्रयोग करके कुछ और अन्य जो उसके अंदर गुण है उनको हम बाहर ला सकते हैं। अगर औरत में कोई और गुण है, अच्छी साइंटिस्ट है और पुरुष खाना अच्छा बना सकते, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये तो किसी ने कहा ही नहीं है कि घर के काम सिर्फ उसको करने हैं और उसके साथ ही वो साइंटिस्ट बन सकती है। तो ये बात थी। फिर मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के ऊपर आ रही हूँ, इकोनॉमिक क्षेत्र में सशक्तिकरण की। 93% डाटा ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं डाटा में ज्यादा नहीं जाती, एक रफ आइडिया की बात कर रही हूँ। इनफॉर्मल सेक्टर में है जहां पर कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ भी निश्चित नहीं है और अनस्किल्ड जॉब है उनकी। हाँ, हम अपने आसपास ही देख लो कितनी मेड्स और वो करें, कौन से उनके बीमे हुए हैं, कौन सी उनको कोई ट्रेनिंग दी हुई है, काम कर करके वो सीख रही है और जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अब आप कोरोना में ही देख लो कितनों का बेचारियों की नौकरी चली गई सडन ही। कुछ लोगों ने पैसे दिए लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो नहीं दिए, सॉरी, रोटी के डाले पड़ गए उनको। तो लो वेजेस वैसे उनके लो हैं, कोई हम यहाँ डीसी रेट और वो थोड़ी उनके लिए फिक्स कर रखे हैं कि वो उनको मिलेंगे। नॉट ओनली इन घरों के मेड्स जो हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में या हाथ के काम करके जो घरों में उनको पापड़ या वो दे आते हैं, वहाँ कौन से उनको पूरे वेजेस मिलते हैं। और जॉब गई, नो सोशल सिक्योरिटी। तो आप सोचिए वो गरीब तबका इतना सारा इस देश का इनसिक्योर बैठा हुआ है, वो सशक्त होगी। तो सशक्त सिर्फ हम प्रोफेसरों या अच्छे स्टूडेंट या उन्हीं को देख के तो सशक्तिकरण की बात नहीं करेंगे ना। सशक्तिकरण की बात तो पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करो, विदेश की और फॉरेन की बात तो मैं कर ही नहीं रही। लेकिन यहाँ क्या इनके बिना देश सशक्त हो जाएगा? जब मजदूर सड़कों पे हमें दिखे तब थोड़ा सा रियलाइज हुआ भी वो एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है, अदरवाइज तो हमारी कई बार नजर ही नहीं जाती क्योंकि हम अपने ही उसमें इतने व्यस्त हैं। अनइक्वल पे, बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं, मैं खुद भी यूएस में या स्पेन में बहुत सारी जगह देखी कि वहां भी अनइक्वल पे मिलती है, फीमेल्स को कम सैलरी देते हैं, लेकिन वहाँ दूसरी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी ज्यादा है, हेल्थ सिक्योरिटी आपको बहुत ज्यादा है। उनको ये पता है कि अगर बाई चांस कुछ हो गया तो सरकार, स्टेट जो है उनके साथ, स्टेट उनको ये सारी सुविधाएं देता है। तो जब आपको पढ़ाई की, हेल्थ की और ये सारी सुविधाएं मिलती हैं तो डर जो है वो कम हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये सब भी नहीं मिलेगा, आपको हॉस्पिटल में कोई एंटरटेन ही नहीं करेगा, आपको दवाइयाँ पता नहीं कितनी कितनी है। ये तो अब हम सब ने देख लिया ना कोरोना काल में भी, एक इंजेक्शन या ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए क्या हालत हुई है। गरीब को तो कुछ मिला ही नहीं, वो तो बेचारा सड़क पे ही मर गया। तो वहाँ पर ये सिक्योरिटीज उनको, आप कहोगे जी अमेरिका में भी बहुत लोग मरे, मैं ये नहीं कहती कि वहाँ, लेकिन आम जीवन में उनके यहाँ कंपैरेटिवली बहुत बहुत हमसे ज़्यादा हेल्थ सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा है। हर मंथली चेकअप होने हैं, दूसरी सारी सुविधाएं मिलनी है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं बहुत सारे बार लोगों को कहती हूँ, ये चीज़ यहीं मैं थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ कि जैसे हम सब जोर दे रहे हैं कि क्लाइमेट नॉलेज दे दो, वैल्यूज़ डालो, एथिक्स डालो बच्चों में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करो, स्वच्छता पे सरकार ने पता नहीं कितना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन इन सब समस्याओं का एक ही समाधान है, माँओं को पढ़ा दो। एक माँ पढ़ गई ना, ये सारा कुछ तो वैसे ही दे रही हो अपने बच्चों को, स्वच्छता भी सिखा देगी, वैल्यूज भी दे देगी। एक माँ को पढ़ाने से आपको लगता है कि नहीं जी, प्रत्यक्ष रूप में आपको लगेगा कुछ नहीं हुआ, इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन आप करके देखिए कि एक माँ जब कि पॉलिसी कागजों में इतना, कागजों के बाद भी चलो बहुत जगह बैनर लगे, बहुत जगह भाषणबाजी हुई, बहुत सारे स्वच्छता का बहुत कुछ हुआ, लेकिन आप एक महिला को थोड़ा सशक्त कर दो और पढ़ा दो, जब माँ पढ़ गई तो ये सारी समस्याएं आपकी अपने आप हल हो जाएंगी। तो ये हम थोड़ी इकोनॉमिक बात कर रहे थे। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी राजनीतिक क्षेत्र की। वैसे ये बहुत विस्तृत है, सभी अपनी अपनी जगह, लेकिन ये इसलिए डिस्कस करना जरूरी है कि हम कहते हैं कि हरियाणा में भी जी महिलाओं को पंचायतों में इतने अधिकार मिले, नगर पालिकाओं में हो गए, इतना ज़्यादा उनको मिल रहा है, चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अगर हम ऊपर से शुरू कर लेते हैं, 9 से 11% के बीच में क्यों झूल रही हैं पार्लियामेंट में अभी तक हुई महिलाएं? मेरे को बता दो, जब से देश आजाद हुआ है ऐसा क्या कारण है कि औरतें बहुत आगे बढ़ गई, एम्पावर्ड होगी? बहुत लोग बोलते हैं, कई बार बहुत सारे मेल से ही मेरी बात होती है, नहीं जी, लेकिन फिर कारण क्या है कि संख्या क्यों नहीं बढ़ रही? मैं बताती हूँ कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो विमेन की है, उसके रास्ते में जो बड़े प्रश्न खड़े हैं, जो बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, वो है मनी और मसल्स। हम सबको पता है, आपने अभी रिसेंट चुनाव भी देखे हैं कि उसमें क्या हो रहा है। बिना मनी के पैसा बहुत चाहिए चुनाव लड़ने को, और आपको मसल पावर चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग आपके साथ हों, फिर आप चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे को इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह समझते हो कि कितनी मसल पावर की इसमें ज़रूरत होती है। उसके बाद दूसरा औरत के साथ प्रॉब्लम क्या है, जरा सा वो आगे बढ़ी तो चरित्र के ऊपर प्रश्न आ जाएगा। एक मर्द जो है, पुरुष जो है, वो रात को कोई पॉलिटिकल मीटिंग या जल से जुलूसों से कन्वेंसिंग करके आ रहा है, या कहीं से भी आ रहा है, रात को 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आगे उसको खाना और वो सब प्यार मिलेगा। दूसरी बात, एक औरत रात को 8-9 बजे निकल रही है तो अड़ोसी पड़ोसी सब कोहनी मार के एक दूसरे को कहते हैं पता नहीं कहाँ से आ रही है, क्या है, इसका तो हाल ही खराब है। ये हाल है हमारे समाज का कि अगर कोई राजनीति में महिला आगे जाती है तो साथ ही साथ उसका चरित्र चित्रण जो है वो समाज ये करना शुरू कर देता है, और बहुत सारी महिलाओं के घर के सदस्य ये कहना शुरू कर देते हैं छोड़ छोड़ राजनीति कोई ज़रूरत नहीं है, कल को मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। फिर इसके अलावा जो बड़ा प्रश्न आता है, भ्रष्टाचार राजनीति में इतना बढ़ गया, अपराधीकरण इतना बढ़ गया है, महिलाएं इसमें वो एक आधी एग्जाम्पल को देखकर आप लोग ये मत कह देना कि नहीं महिलाएं भी अपराधीकरण में या भ्रष्टाचार में है, लेकिन आप संख्या देखिए, कोई भी महिला इस तरह के काम नहीं कर सकती और इसलिए वो राजनीति से दूर हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है, घर के लोग उसके ऊपर बाजी नहीं लगाना चाहते, उसके ऊपर चुनावों में खर्चा नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि कोई पुरुष जो है वही चुनाव लड़े। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये 4-5 जो मोटी बड़ी समस्याएं आम महिलाओं को नजर आती हैं, वो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। और इसके अलावा हम देखते हैं कि राजनीतिक जागरूकता का अभाव है, डिजिटलाइजेशन हो गया, अब चुनाव भी आपको जीतने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, उसमें महिलाएं कमजोर है क्योंकि उसको घर के कामों के बाद इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो इस तरफ भी इतना ध्यान दे, और इसके लिए वो कहीं ना कहीं फिर पुरुषों के ऊपर निर्भर हो जाती है, और फिर वहीं पर वो उसको पपेट बनना पड़ता है। जो हम अक्सर कहते हैं पति सरपंच, ये तो सबने डायलॉग सुना होगा कि महिलाएं सरपंच बन जाती हैं लेकिन काम कौन कर रहा है, पति कर रहा है, और लोग उसी को मिलते हैं, उसी से बात करते हैं, उसी को मतलब मेन सरपंच मानते हैं, या फादर या फिर उसके बाद उसका बेटा। मतलब पावर का जो यूज है वो पुरुषों के, अब तो 5वां इलेक्शन हो गया, काफी महिलाएं थोड़ा उसका प्रयोग करने लगी, और मैं इसीलिए कहती हूँ कि एक बार शक्ति देके देखो, धीरे धीरे वो अपनी शक्ति का प्रयोग करना भी सीख जाएंगी।
उसके बाद जो पुरुष पॉलिटिशियंस भी हैं वो भी महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में जो होती है बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते और उनको वहाँ पर भी बहुत खराब अनुभव होते हैं। और खराब शब्द नैना साहनी केस और ऐसे बहुत सारे केस हैं, उन सबको मैं यहाँ नहीं बताना चाहती क्योंकि आप सब जानते हैं और शुरू से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे केस हमारे सामने हैं कि क्या हालत होती है। जो राजनीतिक कार्यकर्ता होती हैं, नेता बनना चाहती हैं, एम्बिशियस होती हैं, उनको एम्बिशियस कह दिया। एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है, आप कोई टारगेट सामने रखोगे तभी तो आप राजनीति में आगे बढ़ पाओगे ना। तो ये जो है समस्याएं हम देखते हैं कि राजनीतिक सशक्तिकरण के रास्ते में उसके आ रही हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि जो हमारी महिलाएं हैं, हाइजीन के मामले में भी उनको बहुत सारी, ये चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ले लो, जब आपको पूरा शुद्ध वातावरण ही नहीं मिलता तो आपकी शारीरिक समस्याएं, जैसे जब हमने कोरोना भी काल देखा तो उसमें बहुत सारे हम गाँव में जाते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स और ये सब दे के आते हैं। बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए, मेरी स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों के भी, कि मैडम लॉकडाउन और सैनिटरी नैपकिन्स नहीं मिलते। कुछ लोगों को पहुंचाए भी गए लेकिन बहुत भारी दिक्कत आई। फिर यही किया गया, पिछली बार शायद आपके कॉलेज से भी रेखा मैडम ने ज्वाइन किया था और बहुत उत्साह से इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था कि हमने फिर सैनिटरी नैपकिन बनाने सिखाए। यूनिवर्सिटी की तरफ से वर्कशॉप की गई और उससे महिलाओं को काफ़ी फायदा हुआ। बहुत सारी महिलाओं ने उसको एज ए बिजनेस शुरू कर दिया। तो हम तभी मैं कहती हूँ कि हमारे सेमिनार्स और ये सब जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं ग्रासरूट की महिलाओं को अगर सहायक सिद्ध हो, उनको सशक्त कर दें तो बहुत बड़ी बात है और वही हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात है। वरना बहुत बार स्टूडेंट्स और दूसरे लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए इसको आते हैं, तो उसका मुझे लगता है कि वो प्रयोग नहीं है। जब हम इतने एफर्ट्स करते हैं तो समाज में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन का होना बहुत बड़ी बात है। और ये हम सब जानते हैं कि औरत को ज़्यादातर मनोरंजन का एक साधन मान लिया जाता है या डरा धमका कर उसको रखा जाता है। हाथ उठाना एक आम बात है, थप्पड़ मार दिया। तो बहुत सारे केस जब मेरे पास आते हैं तो मैंने उसको कहा कि भी तूने हाथ क्यों उठाया? तो मैडम एक आधा थप्पड़ मार दिया तो फिर क्या हो गया? आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने थप्पड़ पिक्चर भी देखी होगी और बहुत सारे लोगों ने मुझे देखने के बाद ये कहा कि मैडम इतना बड़ा इशू थोड़ी था। इवन कुछ एक दो महिलाओं ने भी ये कह दी, ये तो मैडम आम बात है। क्यों आम बात है? आप औरत अपनी बीवी पे ही हाथ क्यों उठाते हो? बाहर तो बड़ी तुम पोलाइटली और इस तरह से बात करते हो। तुम्हें पंचिंग बैग मिल जाती है, तुम्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, अपनी खीज निकालने का एक ही तरीका है कि उसके ऊपर चिल्लाना, गुस्सा करना, थप्पड़ मारना। ये जो बड़ी चीजें हैं, ये औरत के सशक्तिकरण के रास्ते का बहुत बड़ा रोल है। जब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी, और क्यों नहीं आप महिला को आगे बढ़ने में सहायक, और आप कभी भी देखना वही औरत निखरती है, वही खुल के बात कर सकती है, वही कॉन्फिडेंट होती है जिसके घर के पुरुष जो है, चाहे उसका बेटा है, चाहे उसका पति है, चाहे उसका भाई है, वो उसको सहायक होते हैं, वो उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम बात करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो देखिए फिर घर कैसे खुशहाल होते हैं। एक मैं छोटी सी बात और करना चाहूँगी, हमारे हरियाणा में बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर रोक लगना भी बहुत जरूरी है। गालियां जितनी भी हैं, मैक्सिमम 95% गालियां औरत को मद्देनजर रख के दी जाती है। मतलब वो ऐसे उछाल देते हैं 1 मिनट में वो भाषा को जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कईयों को फिर मैं पूछती हूँ कि इसका मतलब क्या है, तुम्हें पता है क्या बोल रहे हो तुम? उनको यही नहीं पता होता। तो ये जो भाषा आई है, कहाँ से आई है, क्यों औरत को मद्देनजर रख के इतनी घटिया बातों, इतनी घटिया गालियां दी जाती हैं? जब तक समाज में ये है, और जब वो पढ़े लिखे लोगों के मुंह से सुनी जाती हैं, तब तो सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या कहूँ, कहाँ से बात करनी इनसे शुरू करूँ। तो एक यहाँ अगर अपने आप पे हमने नियंत्रण नहीं किया, या हम कहीं यहाँ भी महिला को ही वो मद्देनजर रखें। और दूसरी बात मैं अक्सर कहती हूँ, जब भी किसी को बदला लेना है, किसी का झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, या तो टारगेट पे उस परिवार की महिलाएं होती हैं, बहन है, बेटी है, पत्नी है। बहुत बड़े लेवल के लोग तो कहेंगे उसको रेप कर दो, उसको किडनैप कर लो। महिलाओं को कोई क्यों? तुम अपनी लड़ाई खुद निपटो। गाली भी महिला को, बदतमीजी भी महिला के साथ, यानी बदला लेने के लिए, सारी उन चीज़ों के लिए जो एक टारगेट बिंदु रखी गई है, वो महिला रखी गई है। और फिर हम कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात है, बड़ी पॉलिसीज हो रही हैं, बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और ये भी कहा जाता है हमारी महिला IAS बन रही है, समुंदर पार जा रही है, चांद पे जा रही, कितनी जा रही है।
यदा कदा टीवी के ऊपर जो है बात हो जाती है, ये महिला ये और कितना टीवी ने ये डिस्कस किया कि कोरोना में महिलाओं के ऊपर कितना प्रेशर आ गया। कोरोना में महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है महिलाएं बाहर निकली, और वो ज़्यादातर ब्यूटिशियन थी, एयर हॉस्टेस वगैरह जो दूसरे ऐसे प्रोफेशन में थी, और रिसेप्शनिस्ट थी होटलों में, उनकी सबकी जॉब बाहर हो गई। और इसके अलावा घर का बर्डन, डोमेस्टिक वायलेंस इतना बढ़ गया। डोमेस्टिक वायलेंस की तो अभी मैंने बात ही नहीं की, उसके ऊपर तो बात करते ही ऐसा लगता है कि जो अभी थप्पड़ मारने के उसकी मैंने बात की। कोरोना में ऐसा क्यों हुआ कि डोमेस्टिक वायलेंस इतना बढ़ गया? आप कहोगे मैडम विदेशों में भी बढ़ा, लेकिन वहाँ सुरक्षा भी मिली। एक फोन कॉल के ऊपर पुलिस वहाँ पहुंच जाती थी, और उनके लिए ऐसी जगहें बनाई गई थी, ऐसे घर बनाए थे कि उस महिला को फिर वहां रखा जाता था, जब तक लॉकडाउन ये स्थिति है वहीं रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ तो फोन ही नहीं। रेखा शर्मा जी अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में हमारे साथ थी, तो उनसे अनऑफिशियली जब मेरी बात हुई थी, और पहले रिकॉर्ड्स में भी था कि मैडम एक हफ्ते में 370 केस आ गए थे हमारे पास। हिंदुस्तान की बात करते हैं, यहाँ महिला 100 बार सोचती है शिकायत करते हुए, और थाना जाना और विमेन कमीशन में जाना बहुत बड़ी बात है। और आम महिला जिसको यही नहीं पता कि विमेन कमीशन होता क्या है, उस देश में एक हफ्ते में 370 केस आना अपने आप, और आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लो, ये आप अपने आप सोचते चले जाओ। इसमें से एजुकेटेड और वो 30% जो 25% शहरों में रहती हैं, उन्हीं महिलाओं की बात करो। गाँव वाली मेरी बच्चियां और बहनें तो बात ही नहीं कर सकती, फोन ही नहीं कर सकते, उनको तो यही नहीं पता होगा कि विमेन कमीशन का नंबर क्या है। तो ये हालत है हमारे देश में, और किसी टीवी वाले ने इसके ऊपर बात की? क्योंकि मीडिया के पास फुर्सत नहीं है इन चीजों के लिए। मीडिया के पास और मुद्दे बहुत हैं, है ना, वो उन चीजों को कवर करेगी। अब आप कहोगे कि मैडम बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट आपने डिस्कस किए और बहुत अच्छा भी हो रहा है। मैं वही कह रही हूँ कि जब ये खबरें स्पेशल दिखानी हम बंद कर देंगे ना, कि जी इतने में इतनी महिलाएं आईएएस बन गई, ये टॉपर एक बेटी बन गई, उस यूनिवर्सिटी में इतनी महिलाओं ने, इतनी लड़कियों ने टॉप किया, यानी वो एक अचंभे वाली बात नहीं रहेगी, एक अलग से बताने वाली बात नहीं रहेगी। वैसा ही होगा जैसा पुरुषों का होता है। उस दिन महिला सशक्त होगी, उस दिन बराबरी वाली बात पे आ जाएगी। जब 100 में से एक को दिखाना पड़े तो इसका मतलब ये कोई रेयर चीज है। जिस दिन तक विमेन डे मनाना पड़ेगा उस दिन तक तो महिला सशक्त नहीं है। हम किसी का डे अलग इसलिए मनाते हैं, या उसको कुछ अलग से राइट्स इसलिए देते हैं कि अभी वो कमजोर है, अभी वो नीचे है, बहुत नीचे है, उसको ऊपर उठा के बराबर करना है, और 70 साल में हम नहीं कर पाए। और बड़ा है अफसोस ये है, निर्भया कांड के बाद इतना सख्त कानून बना, उसके बाद रेप्स की संख्या बढ़ी है इस देश में। जब ऐसा होगा तो क्या क्या सोचें, भविष्य क्या है? क्या हम जंगल में रह रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़रूरत है इस क्षेत्र में काम करने की। मैं बधाई देती हूँ इसलिए आपके प्रिंसिपल, आपकी एचओडी को, कि उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म खोला और हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं लड़कियों को यही कहूंगी कि बी गर्ल, प्राउड एज गर्ल, कि सोचो मैं तो लड़की हूँ, ये उसके अपने आप को हीन भावना में ना लेके जाए। क्योंकि यहाँ तो घरों में हालत ये है कि पशु के, मैंने कहानी भी लिखी है यहाँ पर, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, कि बछड़ा हुआ तो त्योहार मनाना शुरू कर दिया, बेटी पैदा हुई तो मातम छा गया। वो मत सोचो कि मेरे घर में मातम है और बेटी को वेलकम नहीं किया गया। तुम अपने आप पे प्राउड फील करो कि मैं एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, और मुझे कुछ करना है, और मैं भी वैसी ही शक्तियां लेके पैदा हुई हूँ, कोई कमी नहीं है। उसके अलावा जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको एक्सेस करो, उस तक पहुंचो, उसको ग्रैब करो, उसका सही प्रयोग करो। कंट्रोल योर लाइफ, अपनी लाइफ को स्वयं कंट्रोल करो। कोई पिता, भाई, पति या बेटा कंट्रोल ना करे। पहले पिता के साय में चलती है, फिर उसके, और बहुत सारी मेरी बच्चियों को तो यही नहीं पता होता। वो कहती है मैडम, बस सोचते हैं कि हाँ जी पैदा हो गए, अब फादर शादीशुदी कर देगा, पैसा वैसा लगा के, उसके बाद पति की नौकरी और उसमें एंजॉय करते रहते हैं। फिर बेटा कुछ अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया, लगता है भी लाइफ बहुत अच्छी। सडन ये बैसाखियां आपसे अलग हो जाती हैं, तो आप एकदम ऐसे लगता है कि जैसे अंधेरे में खड़े और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने अपने व्यक्तित्व को तो रत्ती भर नहीं उभारा ना, आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन तो इतनी भी नहीं बनी। तो अब आपके साथ क्या होता है? इसलिए मैं उनको कहती हूँ अपनी लाइफ को स्वयं कंट्रोल करो, स्वयं जीना सीखो, और अपना एक छोटा सा व्यक्तित्व जरूर बनाओ।
उसके बाद में आपके कॉलेज की बहुत सारी बच्चियां शायद जुड़ी होंगी, मैं उनको कहना चाहूँगी कि मानसिक, शारीरिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। अभी हमने बात की है, पहले तो मन से मजबूत होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैडम कहीं आप उनको लड़ने की बात तो नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि तुम लड़के कोई चीज हो, तुम्हारे तर्कों में इतनी शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारी रीजनिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बात से कन्विंस हो जाए। सावित्रीबाई फुले है, अहिल्याबाई होलकर है, ऐसे लोगों के, बहुत सारे लोगों के साहित्य पढ़ो और उन्होंने उस जमाने में अपनी तर्क शक्ति के आधार पर जीवन में महिलाओं को आगे बढ़ने में योगदान दिया। यानी जो पढ़ना है वो भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सबको ये कहती हूँ कि साहित्य सिर्फ अपने देश का नहीं पढ़ो, विदेशों का भी पढ़ो, दूसरी कंट्रीज के साहित्य भी पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके जो बहुत सारा ज्ञान होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसीलिए मैं मेरे से कई लोग पूछते हैं कि ये जो कन्या भ्रूण हत्या पे हमारे कानून बना है इतना, मैंने तो कहीं नहीं देखा, ना मैंने यूरोप में देखा, ना मैंने यूएस में देखा। वहाँ क्यों जरूरत नहीं है? वहाँ पहले ही डॉक्टर बता देते हैं। यूएसए में मेरी काफ़ी पेरेंट्स से बात हुई और उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ टेस्ट होता है और पता लग जाता है लड़का है लड़की, और उसको हम उसी ढंग से ड्रेसेस बनाना शुरू कर देते हैं, बेबी शॉवर में वैसे गिफ्ट्स आते हैं, बाकी सब कुछ होता है, लेकिन अबॉर्शन तो कोई सपने में भी नहीं सोचता। हमारे यहाँ उसके लिए कानून बनाना पड़ा। कितने अफसोस की बात है कि एक देश में ऐसा कानून बनाना पड़ा कि आप टेस्ट नहीं करा सकते। आपको बेबी जब पैदा होगा तभी पता लगेगा, क्योंकि ऐसे खराब रिजल्ट्स हमारे सामने है, ऐसे खराब भयानक रिजल्ट्स आए कि लड़कियों की संख्या तेजी से कम होनी शुरू होगी और इधर उधर से खरीद हो रही है। एक तरफ तो लड़कियां खरीदी जा रही हैं अपने हरियाणा में, दूसरी तरफ लड़कियों के लिए जिस दिन लड़की पैदा होगी उसी दिन माँ संदूक लगा लेती है कि इसमें जोड़ना शुरू कर दो, और चोरी छुपे पैसे भी जोड़ने शुरू कर देती है, सोना जोड़ना शुरू कर देती है, भी दहेज तो देना ही है। जिस देश में 70 साल में ये ना खत्म हुआ वहां महिला सशक्त है। वो लड़कियां मुझे बहुत कहते हैं मैडम हम कितना ही पढ़ जाए लेकिन बाप को दहेज तो देना ही पड़ेगा, कल को टॉर्चर तो हम उसके लिए होंगे ही होंगे कि बड़ी गाड़ी नहीं लेके आइए। और सुन के आप लोगों को लगता नहीं नहीं मैडम ऐसा तो नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ सब लोग एक सर्वे हम जरूर करें तो बहुत कुछ आपके सामने आएगा। और ये भी आप लोग देख लीजिएगा जो हम बेटियों वाले हैं कि क्या हम कभी सोच सकते हैं कि बिना कुछ दिए, या हमें लगता है कि शायद उसकी इज्जत का यही कारण है, और कहीं हमने इसको अपनी कमजोरी बना ली। पहले ही दिन से ये बंद कर दोगे, पहले ही दिन से दिखाना बंद कर दोगे तो अपने आप एक स्टेटस बन जाएगा और अपने आप उनको पता लग जाएगा कि ऐसा नहीं करना। ये मैं आपके माध्यम से, आपके सेमिनार के माध्यम से मैं उन बेटियों को, कोथली जो हरियाणा में बहुत पॉपुलर है, मंगवानी बंद कर दो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें सशक्त करने में बहुत मदद करेंगी। जहाँ पढ़ाना जरूरी है वहाँ जूडो कराटे सिखाने बहुत जरूरी है, और बहुत सारे मेरी बेटियां इस चीज़ को नहीं समझती। मैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटियों को जूडो कराटे सिखाने, जितने हम ये काम कर रहे हैं उतना ये भी बहुत जरूरी है, और वो उनको बहुत सशक्त करेंगी और बहुत सेफ कर देंगी। और मिर्ची पाउडर स्प्रे और ये सब जरूर अपने साथ ले। उस दिन का इंतजार मत करो जिस दिन घटना हुई उसके बाद, पहले ही अपने बैग में ये सारा सामान, नुकीली चीज लेकर जरूर चलो। और ये तो मैंने यूएस में भी देखा या स्पेन वगैरह में भी देखा कि वो अपनी सॉक्स में और उसमें नाइफ वगैरह लेके चलते हैं, जबकि वहाँ इतने ये केसेस नहीं है। उसके बावजूद भी सेफ्टी मेजर्स वहाँ की वुमेन जो है वो बहुत यूज करती है। तो भारत में भी मेरी बेटियों को ये सब चीज़ों की तैयारी करके चलना पड़ेगा, उसके बाद वो उनको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मैं उन सब बच्चों को कहना चाहती हूँ। शादी मैं माँ बाप को भी कहूँगी, लड़कियों को भी कहूँगी, कितनी लड़ाई लड़नी पड़े अपने टीचर्स को इन्वॉल्व करो, प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करो, जल्दी शादी मत करो। हमारे यहाँ तो जिस दिन लड़का मिल गया ना उस दिन 12वीं में चाहे सेकेंड ईयर में किसी भी क्लास में शादी कर देंगे और कहेंगे जी आगे वालों ने पढ़ाना होगा तो पढ़ा देंगे। मैं शुक्र मना रही हूँ कि ये नई शिक्षा नीति जो आ गई उसने एक डिजिटल जो हमें दे दिया, लॉकर्स दे दिए, और उसमें अगर आपने फर्स्ट ईयर कर ली और फिर आपकी शादी होगी और 4 साल के बाद आप फिर पढ़ना चाहती हैं तो वो नंबर और क्रेडिट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो गए आपके, और उसके बाद आप आगे डिग्री कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने कोई कारण से फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर किया, फिर उनकी शादी होगी और वो वेस्ट हो गया उनका, क्योंकि यूनिवर्सिटी उसको नहीं मानती, एक गैप हो गया और उसके बाद नए सिरे से उनको बीए करनी पड़ेगी। और रेयर टू रेयर फिर ऐसा केस होता है कि वो बच्ची आगे पढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं इसलिए बच्चों को कहना चाहती हूँ कि अपने आप में विश्वास पैदा करो, अपने टीचर्स की मदद लो,
अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, उसके बाद शादी करो। जरूरी नहीं कि पढ़ के कोई सरकारी नौकरी और वही लेनी है। आप लोग कोई भी आर्थिक अर्निंग का ऐसा साधन जो गांव में भी हम वर्कशॉप्स लगाते हैं उसमें भी यही कहते हैं कि कोई भी अपना काम करो और सीखो, और जिससे कि आप आत्मनिर्भर हो जाओ, फिर आपको इतनी दिक्कतें नहीं आती जो आम महिलाओं को आती हैं। मैं फिर वही बात करूंगी कि थोड़ी सी जो हम बात करते हैं कि लैक ऑफ मोबिलिटी, बहुत सारी मेरी बच्चियां कुछ चलाना नहीं जानती है, मोबिलिटी उनकी बहुत कम है, वो सब आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर निर्भर ना हो कि कहीं जाने के लिए भी उनको किसी दूसरे की जरूरत पड़े। बड़ी छोटी चीज़ आपको लगती है लेकिन बहुत बड़ी है। आपको स्कूटर चलाना आता है, आपको साइकिल चलाना आता है, आपको गाड़ी चलानी आती है, आप किसी पे निर्भर नहीं हो कि भाई के पीछे लग रहे हो, उसके पीछे मेरे को वहाँ छोड़ा, मैंने वो सेमिनार करना है, वहाँ जाना है, मैंने फॉर्म भरना है। सब चीज़ों में आपको ये आना चाहिए। राइट टू डिवोर्स भी सीख लो। और डिवोर्स में कहती हूँ ये शेम विंडो के बाहर फेंक दो कि डिवोर्स ले लिया, जो वो औरत तो ऐसी है। बिल्कुल परवाह मत करो। अगर मैं ये नहीं प्रवोक कर रही कि तुम डिवोर्स लो, लेकिन अगर अति है, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है, आपके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो मतलब रोज़ ही आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो तलाक लेने में भी शर्म मत करो। ये आपका अधिकार भी है और आपको जीने का अधिकार है, और आप इंडिपेंडेंट होकर आराम से अपनी ज़िंदगी को जिए। इसके अलावा मैं कहूँगी राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जहाँ ज़रूरत है और जिसको ज़रूरत है वहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को भी अपना आपको लेना चाहिए। आम गांव में आप लोगों ने भी, छोटा भाई भी बहन को थप्पड़ मार देता है। इन चीज़ों का विरोध पहले दिन से कहा। ये किसने कहा, अधिकार दिया उस भाई को कि वो बड़ी बहन को भी थप्पड़ मार दे, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया। यहाँ तक मैंने यहाँ देखा है कि सपोज करो कोई गली के नुक्कड़ पे किसी लड़का उससे एड्रेस ही पूछ रहा है, वो 2 मिनट खड़ी उससे बात कर रही है, तो भाई घर आके उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर देते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि आपने पूछा क्या कि वो कोई एड्रेस पूछने वाला था, कुछ और पूछने वाला था, या ये पूछ रहा था तुम एमडी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, बस तूने उससे अंदाजा ये लगा लिया और तूने उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। तो इस ऐसी चीज़ों को मेरी बच्चियों को पहले दिन से विरोध करना पड़ेगा। और प्रेफरेंस ऑन मेल चाइल्ड एंड ऑल दिस। रेखा जी जब आप कहेंगे मैं स्टॉप लगा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अर्थशास्त्र की व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है। कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। उसको लाने के लिए प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री बहुत है इस देश में, महिलाएं, उनको शामिल करो, क्योंकि वही तो ऐसी पॉलिसीज लाएंगी ना। जब 50% को तुम बाहर रखोगे और उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज नहीं बनेगी, तो 50% तो कैसे तुम सोचोगे कि देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाओगे। क्योंकि वो जो बारीकियां आपको देंगी, वो जो आपको बताएंगी, वो और कोई नहीं बता सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि उनकी वॉइसेस को रिस्पेक्ट देना शुरू करो। फीमेल वॉइसेस इन डिसीजन मेकिंग, जब आप महिलाओं की आवाज़ को डिसीजन मेकिंग में लेके आओगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। वो चाहे कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो बहुत ज़रूरी है और उसके बिना अच्छे फैसले नहीं हो सकते। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, इसीलिए डिसीजन मेकिंग के से कंसर्न है, कोरोना के दौरान जो कंट्रीज ने सक्सेस की है, सबसे पहले इनको कंट्रोल किया है, वो जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, बेल्जियम और आइसलैंड है। और इनकी खास बात पता है क्या है? ऑल और महिला लीड, इनको महिलाएं लीड करेंगे। लीडरशिप जो है महिलाओं के हाथ में है। इसलिए ये जो भ्रम है बहुत सारे लोगों को कि महिलाएं नहीं संभाल सकती, वो घर ही चला सकती हैं, वो अच्छी लीडर नहीं हो सकती, उनमें पॉलिसी मेकिंग अच्छी नहीं हो सकती, वो इम्प्लीमेंट अच्छी नहीं कर सकती, वो गलतफहमी थोड़ी सी उन लोगों की मैं दूर करने के लिए सब बताया कि ये सारी वो कंट्रीज हैं जहां महिलाएं लीडर थी और जिन्होंने सबसे पहले कोरोना के ऊपर कंट्रोल किया। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में ले आएंगे तो बहुत फ्लेक्सिबल आवर्स रखने, खासकर कोरोना के दौरान, अभी लॉकडाउन वगैरह में चल रहा है, फ्लेक्सिबल आवर, किसी घर में कोई बुजुर्ग है, किसी घर में कोई बीमार है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल बंद है, तो महिला को फ्लेक्सिबिलिटी दो, इवन पुरुषों को भी दे दो, क्योंकि हो सकता है दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो ऐसे समय में वो काम करें कि पहले महिला सुबह के 9 से 11 काम कर रही है, पुरुष कर रहे हैं तो 11 से 3 या 2 वो कर रही है। तो इससे क्या होगा, काम की क्वालिटी अच्छी होगी और साथ में क्या होगा कि वो सेटिस्फेक्शन और फुल स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उससे भी क्वालिटी जो है काम की वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि जो घरों में पुरुष या लड़के हैं, महिलाएं हैं, सब एक टेबल पे बैठे डिस्कस करें
और कामों में शेयरिंग होना बहुत जरूरी, आराम से बैठ के डिस्कस करें कि ये काम ऐसे किए जाएंगे। उसके बाद जो पूरा दिन घर में चिल्लाहट मची रहती है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, एक अशांति का वातावरण, और उसके बाद भी फिर आपको खाना खा के उसमें मजा नहीं आएगा। इसलिए एक ओपन डिस्कशन का होना बहुत जरूरी है, और सबको एक रिस्पेक्टेड टाइम अपने लिए जो सिर्फ उसके अपने लिए हो, उसका होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मीडिया को मैं कहूँगी कि मीडिया इसके ऊपर थोड़ी बात करनी शुरू करे। कुछ अपने जो आजकल तो 24-24 घंटे चैनल काम कर रहे हैं, कुछ घंटे ऐसे जरूर हो, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ महिलाओं की बात करो, जिसमें महिला और पुरुष को कर्तव्यों के बारे में बताया जाए, घर जो छोटा यूनिट है उसको कैसे चलाना है, उसमें क्या क्या भूमिका है, जो अच्छे व्यवस्थाएं जहाँ चल रही उनके इंटरव्यूज दिखाए जाएं, ताकि वास्तव में हम उनसे कुछ सीखें और उसके बाद उसको अपने जीवन में लागू करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम ये सब कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात कहूँगी, एक और आपको कहना चाहती हूँ कि वी नो दैट जेंडर इक्वेलिटी जहाँ पर है, वो सोसाइटीज आर मोर प्रॉस्पर्स एंड सस्टेनेबल। आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, पूरी कहीं इंडिया की सोसाइटी वो देख ली, कहीं यहाँ भी है ऐसी जहाँ पर जेंडर इक्वेलिटी है। इवन मैंने कई ट्राइबल एरियाज में ऐसा देखा है मैडम, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, दे आर मोर सस्टेनेबल, वहाँ प्रॉस्पेरिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि जब भी डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बराबर होगी और संतुष्टि होगी, मुझे ये पता है कि मेरे अंदर ये है और मैं ये कर सकती हूँ, और वहाँ पर जो टैलेंट उभर के सामने आता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इस तरह से मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने अपने फील्ड में झांकें, महिला के अंदर जो गुण है उनको बाहर लाएं, पुरुषों के अंदर जो गुण है महिला उसको ऊपर लाने में कोशिश करें। और मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सभी पुरुष ऐसे हैं, लेकिन कुछ जो है वो बहुत खराब जो हमारे यहाँ स्थिति है, या संस्कार ही ये नहीं दिए जाते, या बहुत सारे लड़के ही मुझे ये कहते हैं कि मैडम हमें तो कभी ये कहा ही नहीं जाता कि हमने भी काम करना है, या हमें भी ये सिखाना है, या हमने उनको फ्रीडम देनी है, या मुझे वाइफ के प्रति ये जिम्मेदारियां हैं। जब ये हम सब माएँ सिखाना शुरू कर देंगी, घर का वातावरण ऐसा होगा, वो लड़के को भी साथ में कहेगी कि अगर रेप होता है तो तुम्हारी भी उतनी ही बेइज्जती है, अगर लड़की की छेड़छाड़ के केस में तुम पकड़े जाते हो तुम्हारा। जब ये कह के छोड़ दिया जाता है कि ये तो छोरा है, ये तो लड़का है, कुछ नहीं होगा, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो ये मेरी छोटी सी सबमिशन थी, और मैं सोचती हूँ कि बहुत सारा समय ले लिया, और अब आपके स्टूडेंट्स के या टीचर्स के, फैकल्टी मेंबर्स के किसी के भी प्रश्न हो तो हम वो ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पेशेंट शेयरिंग के लिए कि आपने मुझे सुना, और शुक्रिया। थैंक तो यू मैम। मैडम कोई क्वेश्चन? मधु मैडम जी, ना, हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन, मे बी एनी डिस्कशन। ये सभी स्टूडेंट से भी हम बात कर रहे हैं, इवन फैकल्टी मेंबर्स भी। आप अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं, तो यू आर वेलकम। वैसे तो मैडम ने बहुत इलेबोरेटली ये सारी चीजें वो हैं जो हमारे मन में चलती रहती हैं और इकट्ठी आपने की हैं, जोड़ने वाला काम है। एंड आई एम हैप्पी कि मेरी इस समय एक बॉयज क्लास थी और वो इस समय इसमें शामिल है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया मैडम। रेखा, हाँ जी मैम। आपको कीजिए थैंक। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। शुक्रिया। On behalf of the Department of English, I thank all for providing your gracious presence to join us today to enhance our joy. Thank you all and have a nice day. And Dr. Anjana ma'am has rightly said about women empowerment that women empowerment is the process of empowering women. And किसी विद्वान ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है, तू कल भी एक नारी थी और आज भी एक नारी है। तू कल भी एक नारी थी और आज भी एक नारी है। अगर कोई तुझे चीर कर तेरा इम्तिहान लेगा तो सुन ले, तो सुन ले, तू कल भी सब पे भारी थी और आज भी सब पे भारी है। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू शुक्रिया ऑल। बहुत बहुत सभी का, सभी टीचर्स का, प्रिंसिपल साहब का, मैडम मधु, मैडम रेखा।
एंड ऑल अदर्स आप लोगों ने सुना। कोई भी प्रतिक्रिया हो आप लोग मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करते हैं, और जो बात करना चाहें मैडम रेखा के पास मेरा नंबर है, और मैं रात को 9 से 11 सभी गाँव वालों से, अपने दोस्तों से ऐसे ही मुद्दों पे हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न ऐसे होंगे जो गुड़गांव या दिल्ली में कुछ बच्चियों को देख लेते हैं और वो सोचते हैं नहीं औरत तो अब ऐसी होगी। उन सबके प्रश्नों के जवाब आपको प्रश्नों के जवाब में ये नहीं कहती कि आप पूरे सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं, थोड़ा सा हमें जो अनुभव ज़्यादा है आप बच्चों से, उसके आधार पर हम बात करते हैं और उनको बताते हैं कि ये सब क्या है। तो इसलिए जरूर यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता कि टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को 9 से 11 आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे सुना और Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.